कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए जनरल स्टडी का टेस्ट लेकर आया हूं। टेस्ट नंबर 18 है हमारा। इससे पहले आपके 17 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जो हमारा आगामी परीक्षा है, आप उन्हें अपनी तैयारी को देखने के लिए वो 17 के 17 टेस्ट प्ले लिस्ट में जाकर सॉल्व करें। आप लोगों को उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आप देखना कि आपको वहां से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आप यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आप निश्चित रहिएगा जो आगामी हमारी परीक्षा है उसमें आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए देखते हैं, आइए जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 18। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारा पीने का पानी होता है, एक तो फिल्टर के थ्रू हम वो करते हैं और एक डायरेक्ट पानी को हम, जैसे टैंक का पानी है, उसे शुद्ध करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए, जो उसमें कीटाणु है वो मर जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। पानी, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। पानी में क्लोरीन की गोली डाल दी जाती है तो वो पानी शुद्ध हो जाता है, जो उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित आकृति में तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में जो तारों का समूह है वो क्या कहलाता है। आकाश गंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा, बताइए। एक निश्चित आकृति में तारों का जो ग्रुप होता है, तारों का जो समूह होता है, जो तारों का एक स्थान पे जो गुच्छा होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है आकाश गंगा। जो तारे होते हैं वो आकाश गंगा का ही भाग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सी रंगराजन, डॉक्टर सी विजय केलकर, वाईवी रेड्डी, डी एन के सिंह, बताइए कौन थे। 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सी रंगराजन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाईवी रेड्डी, 14वें के। ठीक है, और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष है एनके सिंह। ठीक है, हो गया क्लियर। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर, 14वें के वाईवी रेड्डी और वर्तमान में जो चल रहा है वो है 15वां जो है उसके है एनके सिंह। नेक्स्ट है, वर्तमान लिख लो चाहे यहां। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। जो हिंद स्वराज है पुस्तक है उसके लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताइए। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक है महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 5, किशन गंगा की सहायक नदी है। जो किशन गंगा है उसकी सहायक नदी कौन सी है। रावी, चिनाब, झेलम या फिर व्यास या ब्यास, एक ही बात है। किशन गंगा की जो सहायक नदी है वो है झेलम।
क्वेश्चन नंबर 6, चरक संहिता प्रसिद्ध पुस्तक किससे संबंधित है? या चरिक संहिता से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उसके लेखक कौन है? चरिक संहिता से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो बात एक ही रहनी है, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या फिर राजनीति। चरक संहिता जो पुस्तक है उससे हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है? अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स के बारे में, या चिकित्सा के बारे में, या फिर राजनीति के बारे में। चरक संहिता पुस्तक से हमें चिकित्सा की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो चरक थे। चरक ने ही चरक संहिता पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सबसे प्राचीन या पुराना ग्रंथ है? प्राचीन या पुराना? प्राचीन, पुराना, पुराण है, ठीक है। भागवत पुराण, महाभारत पुराण, मत्स्य पुराण या फिर विष्णु पुराण? बताइए सबसे पुराना या प्राचीन पुराण कौन सा है? यह है मत्स्य पुराण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए ऑप्शन 1757, 1782, 1764। बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1757 में, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध 1764, ये बक्सर का है। (1764) में बक्सर और 1757 में प्लासी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वह अपना इस्तीफा किसे देंगे? अगर राष्ट्रपति को हटना है अपने पद से और इस्तीफा सौंपना है तो अपना इस्तीफा किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को? ये देते हैं अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को देता है इस्तीफा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देंगे? प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर राष्ट्रपति को? बताइए किसे संबोधित करके इस्तीफा देंगे? वो ये देते हैं अपना लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बी आंसर। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा इस्तीफा, एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में सीधे सीटें आरक्षित नहीं है, मतलब किसके लिए लोकसभा में सीटों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है, या आरक्षित नहीं की गई है, या रिजर्व नहीं की गई है? सब एक ही बात है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए, सी एंग्लो इंडियन जिसे आंग्ल भारतीय समुदाय भी कहते हैं, डी असम के स्वशासित जिले के अनुसूचित जनजाति मतलब असम की जो जनजाति है उनके लिए। तो बताइए लोकसभा में किसके लिए सीटें आरक्षित या रिजर्व नहीं की गई है? रिजर्व जो नहीं की गई है वो नहीं की गई है एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय से दो व्यक्तियों को जो नॉमिनेट करता है वो राष्ट्रपति करता है, जबकि इनकी सीटें आरक्षित नहीं है। बाकी एससी की भी है, एसटी की भी है, और असम की जो अनुसूचित जनजाति है उसकी भी सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान में आधारित है, मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो संविधान में क्या है? ए विधि का शासन, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वो है विधि का शासन, मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा ही सजा दी जाएगी
कानून के द्वारा ही छोड़ी जाएगी। जो कानून में लिखा है उसी के तहत उसे कम और ज्यादा सजा दी जाएगी, बाकी और कोई भी प्रक्रिया नहीं है। उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? संसद के जो 2 सत्र होते हैं उन 2 सत्रों के बीच, जैसे एक सत्र इस माह हो गया तो अगले सत्र के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 4 माह, 5 माह या फिर 6 माह? बताइए कितने माह का अंतर होना चाहिए? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। मतलब एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होने जरूरी है और उन दोनों के बीच 6-6 माह का अंतर होना चाहिए, प्रथम बैठक के और अंतिम बैठक के। क्वेश्चन नंबर 14, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब अपनाया गया था? जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स आयोग है उसके स्थापना का जो सार्वभौमिक अधिकार जो पत्र था या घोषणा पत्र था या प्रारूप था या ड्राफ्ट था, उसे कब अपनाया गया था यूएन द्वारा? 10 दिसंबर 1948, बी 10 नवंबर 1948, सी 1 दिसंबर 1948 को। बताइए यूएनओ द्वारा कब अपनाया गया था सर? यह अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 16, 71 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग को नया नाम क्या दिया गया है? 71 साल हो चुके हैं योजना आयोग को अब 2022 तक, तो उसका नाम बदल दिया गया था अभी कुछ समय पहले, तो उसे नया नाम क्या दे दिया गया है? नीति आयोग, टीटी आयोग या फिर नमो आयोग? बताइए नया नाम क्या दिया गया है? उसे जो नया नाम दिया गया है वो दिया गया है नीति आयोग। और ये जो है असंवैधानिक संस्था है, नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ये सब असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका संविधान में उल्लेख ना हो। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के किस शहर में निवास करती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, देहरादून? बताइए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, देहरादून। ये जो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है वो करती है मुंबई में, बी आंसर, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? डेंसिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। 270 वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 270 लोग निवास करते हैं। 275 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 382 वर्ग किलोमीटर। बताइए भारत का जनसंख्या जो घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? अगर किसी भी राज्य की सीमा, नाम या फिर उसका नाम बदलना है या उससे कम ज्यादा जो भी सीमा करनी है, उसका अधिकार किसे है? राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर भारतीय संसद को? बताइए भारतीय राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? यह है भारतीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसी भी सूची में किसे है? मतलब 3 सूची है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया है। जो बात इनके अलावा है, जो बात इनमें शामिल नहीं की गई है, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य विधायिका, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? बताइए किसे दिया गया है? वो अधिकार जो दिया गया है वो है भारतीय संसद के पास, ठीक है। संसद को इस तरह की किसी भी सूची पर
या किसी भी विषय पर जो तीनों सूची में शामिल नहीं है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो प्यारे छात्र और छात्रों, ये थी आज की हमारी क्लास। 20 नंबर का टेस्ट जनरल स्टडी संडे। आप लोगों को हमें एग्जाम तक बहुत कम समय में पहुंचाना है, कम समय में सफलता दिलानी है। आप देख रहे होंगे डे बाय डे हम आपके लिए कंटिन्यूटी के साथ क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।